महाविद्यालय की भी एक संगोष्ठी आपने की थी। उस दिन भी बहुत अधिक बोलने का अवसर नहीं था। कल गोष्ठियों का उद्घाटन किया तब भी नहीं था। निश्चित रूप से परिचय सम्मेलन का भी कार्यक्रम इतना अधिक होगा कि उसमें भी अधिक लंबा बोलना संभव नहीं होता है। इसलिए कुछ सामान्य बातें आपके लिए अभी कह देता हूँ और उसे फिर सब में समझ लेना, और जब भी और कोई प्रसंग रहेगा तो उस समय संक्षेप में आवश्यक समझेंगे उतना ही उस समय बोलेंगे। पुनः पुनः हमें ये चर्चा में सुनने में आता ही है कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ये सचमुच अपने आप में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सजल ऐसे क्यों बैठे, इधर जगह है और इधर आ जाते अंदर। वरिष्ठ वाले फर्स्ट ईयर वाले जगह आपको कम कर दी, थोड़ा इधर तक भी फैल करके बैठ जाएं। आगे वरिष्ठ वालों की जगह खाली खाली दिख रही है, वरिष्ठ वाले थोड़ी जगह खाली करके फर्स्ट ईयर वालों को और दे दें। जिनवानी में ही ये स्पष्ट कहा है, धन्या ये प्रतिबुद्धा धर्मे खलु जिनवरई समुपदिष्टे ये प्रतिपन्ना धर्मम स्वभावेन उपस्थित मनसा। सचमुच में ही वे धन्य है जिन्हें जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट धर्म में बुद्धि लगाने का अवसर मिल रहा है। वे तो धन्य है ही जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्वभाव में लगा करके धर्म को प्राप्त कर लिया। जिन्होंने धर्म को प्राप्त कर लिया वे तो अपने आप में धन्य है ही, लेकिन जिन्हें धर्म में बुद्धि लगाने का अवसर भी मिल रहा है वे भी सचमुच में अपने आप में बहुत धन्य है। सिलेक्शन कहीं पर भी होता है, आसान नहीं होता है। उस सिलेक्शन में बहुत सारी योग्यताएं होती है। योग्यता के साथ साथ कदाचित आप पूरी तरह से योग्य भी हो तो भी हो सकता है आपका भाग्य साथ न दे और सिफारिशी किसी की नियुक्ति वहाँ हो जाए तो आपको वहाँ पर सिलेक्शन आपका नहीं भी होता है। ऐसे ही यहाँ आप सभी एकत्र हुए हैं, इसके पीछे ये मत समझना कि क्योंकि न तो कोई आपकी ऐसी परीक्षा ली गई है, कोई मेरिट लिस्ट इस तरह से नहीं बनी है कि भाई इतने मेरिट लिस्ट तक के हमको लेना और इतने नहीं लेना है। ऐसा कोई मापदंड कुछ भी नहीं है। फिर किनका चयन हुआ और किनका चयन नहीं हुआ, सचमुच में जिनका टोडरमल जी ने जिन श्रोता के संदर्भ में बात करते हुए लिखा, भली होनहार है, इसलिए जिनको ऐसा विचार आता है। ऐसे ही निश्चित रूप से हमें अवसर मिला है तो इसका मतलब हमारी होनहार भली थी, इसीलिए निश्चित रूप से हमें ये अवसर मिला है। अब यदि अवसर हमको मिला है तो फिर इसका लाभ हमको किस तरीके से उठाना चाहिए। बहुत सारी बातें जो मोटिवेशनल होती है उन्हीं बातों को आधार बना करके मैं चर्चा करूँगा। आज कोई तात्विक या वैसी चर्चा नहीं करूँगा। सफल वे होते हैं जिन्हें समय पर समझ आती है। समझ और समय
दोनों एक साथ मिलते हैं। और असफल कौन होते हैं? समय पर जिन्हें समझ नहीं आती है और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। अनेकों विदाई समारोह सुनने के अवसर मिले और उन विदाई समारोहों में अनेकों छात्रों से ये सुनने के लिए मिला, अंतिम वर्ष में आते आते ये समझ आई कि हमें बहुत गहराई से अध्ययन में मन लगाना चाहिए था और हमने यह अवसर खो दिया। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो चला गया। पता नहीं अकेले बोलने के लिए बोलते हैं या बहुत से छात्र ये भी कहते हैं, और ऐसा नहीं है विदाई समारोह में बोलते हो, ऐसा ही नहीं है। बहुत से भूतपूर्व विद्यार्थी भी कभी कभी मिलते हैं, तब भी वे भी कभी कभी ये कहते हैं दोबारा मौका मिलेगा तो उपाध्याय कनिष्ठ से पढ़ना चाहेंगे। और उस समय तो नादानी में ऐसे ही समय निकल गया, अब थोड़ी समझदारी आई है तो शुरू से बहुत गंभीरता से लेंगे और अब अच्छी तरह से अध्ययन कर सकेंगे, कर लेंगे। चूँकि वहाँ आते आते या यहाँ से निकलने के बाद भी निश्चित रूप से महसूस करते हैं उन वर्षों में जो पाठ्यक्रम था, जैन दर्शन, जैन धर्म, उसका पाठ्यक्रम तो ठीक है, उसके साथ साथ लौकिक विषयों का भी, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, जो कोई भी अकेला पाठ्यक्रम ही हमने गंभीरता से पढ़ा होता तो पता नहीं आज कहाँ के कहाँ होते। और जो हैं वे इसी कारण से हैं और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उस समय हमने गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए हम पीछे रह गए। अब जो चले गए वे तो भूत में चले ही गए हैं और ये भी किनारे पर ही आ गए हैं, इनकी भी माला मुरझाई गई है। सत्र भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन कौन सा जुलाई, जुलाई हो गया और 6 महीने बाद कितने आ जाएंगे? बस 6 महीने हुए और सत्र पूरा होने की तरफ चला जाएगा और 6 महीने पहले माला मुरझा जाती है। इसलिए अब इनके लिए तो क्या कहना, लेकिन आप यहाँ आते आते यही कहने की स्थिति में न आ जाए, इसके लिए इनके अनुभव से आपको ये सीख लेनी है कि पहले वर्ष से ही, प्रारंभ से ही, वैसे तो वो मैंने कहा था वीर सागर जी वाला, उसे थोड़ा व्यवस्थित करके उनका जो निर्देश है, विद्वान बनने जा रहे हैं, उन्हें ये लिखा है, विद्वान अनेक विद्यालय भी खुल गए हैं, लेकिन अध्ययन के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए, वो गंभीरता के लिए किन किन बातों की तरफ अपने को विशेष ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ उन्होंने संकेत किया है। उनका संकेत स्पष्ट रूप से पाठ्येतर विषय, पाठ्यक्रम तो पढ़ना ही पढ़ना है, हम पाठ्यक्रम तक ही सीमित रह जाते हैं, पाठ्यक्रम से बाहर नहीं बढ़ पाते हैं। इसकी तरफ उनका समझ लो मार्गदर्शन है या उस तरफ उनका इशारा है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी कम से कम जो पाठ्यक्रम है उसे तो हम अच्छी तरह से पहले करें ही, इसलिए मैं उस पाठ्यक्रम के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। चूँकि हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है, हमारी विद्यालय की भी लिमिटेशंस है।
जिस उद्देश्य को लेकर के इस विद्यालय की स्थापना हुई है उस उद्देश्य से बहुत अधिक बाहर नहीं जा सकते हैं, और उस उद्देश्य में तत्व ज्ञान मुख्य है, जैन तत्व ज्ञान मुख्य है। और उस जैन तत्व ज्ञान के साथ साथ लौकिक डिग्री की अपेक्षा से जो शास्त्री का अध्ययन यूनिवर्सिटी का आप करते हैं, और उसमें जितना हिंदी संस्कृत अंग्रेजी आपके अध्ययन में आती है, और वो सहज रूप से आपके लौकिक दृष्टि से भी आजीविका की दृष्टि से आगे आपको सर्विस करना है, उस दृष्टि से आपके काम में भी आती है। यहीं तक मर्यादा है। बहुत लोग बहुत अपेक्षाएं करते हैं, विद्यार्थियों को ये भी सिखाना चाहिए, विद्यार्थियों को ये भी सिखाना चाहिए, विद्यार्थियों को ऐसा भी करना चाहिए। आज ही जो आपके विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे डॉक्टर अनिल जी, और कल भी एक डॉक्टर अनिल जी आए थे अपनी गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर। वो हिंदी विभाग के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वे भी, और इनका भी हिंदी साहित्य की तरफ विशेष झुकाव है। तो हिंदी साहित्य का सभी बहुत लेखक है हिंदी के, बहुत अच्छे अच्छे हैं, उन सब का साहित्य छात्रों को पढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी है कि नहीं, लाइब्रेरी में आपकी किताबें है कि नहीं है। हमने कहा हमारा जो मोटिव है, हमारा जितना उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के योग्य हमारे पास पर्याप्त है। और जिसे विशेष अतिरिक्त रुचि होती है वो अपनी रुचि के अनुसार विशेष कर लेता है। हम आप पर जो आपका यूनिवर्सिटी और बोर्ड का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के साथ साथ वो उपलक्ष्य है। आप यहाँ पर किस उपलक्ष्य से आए हैं, और आप उस उपलक्ष्य से यहाँ आए हैं। लक्ष्य हमारा जैन तत्वज्ञान के अध्ययन अध्यापन का है, तो वो पाठ्यक्रम तो पूरा पढ़ना है। उसके साथ में हम आपको अपना वीतरागी विज्ञान तत्वज्ञान, उसका पाठ्यक्रम भी पूरे 5 सालों में पढ़ाते हैं। हम 2 अध्ययन के साथ साथ इसके अतिरिक्त और कुछ भी प्रेरणा यदि आपको देते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो पढ़ाना चाहते हैं, आपका समय और आपकी जितनी बौद्धिक क्षमता है वो उसमें लगती है, तो इसी में से कटती है वो निश्चित रूप से। इसलिए हम सीधे तौर पर उन सब बातों को तो हम आपको प्रेरित नहीं कर सकते हैं, प्रेरित नहीं करेंगे। उस संदर्भ में कुछ विशेष व्यवस्थाएं, अधिक सुविधाएं नहीं जुटाएंगे, नहीं जुटा पाएंगे। परंतु जिस क्षेत्र में जिसकी अपनी अपनी विशेष रुचि होती है, वो अपने आप उस क्षेत्र में करता रहता है। पेंटिंग में रुचि होती है तो अपने पेंटिंग का करने वाला वो अपनी पेंटिंग करता भी रहता है। किसी को संगीत में रुचि है तो उसको संगीत संदर्भ में अपना अपना जितना बनता है वो साथ साथ में करता रहता है। कविताएं लिखने वाला अपनी कविताएं लिखता रहता है, कहानियाँ लिखने वाला लिखता है। और अतिरिक्त पढ़ने की जिसे विशेष जिज्ञासा है, वो अतिरिक्त इसी में से समय निकाल करके पढ़ता ही है। जिस चीज़ हॉबी जो कहलाती है, वो हॉबी के लिए कभी भी समय निकालना नहीं पड़ता है। ये इसके लिए समय नहीं मिल रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। यदि किसी प्रकार की किसी को विशेष प्रकार की हॉबी है तो समय निकल आता है, और जो भी समय विशेष प्रकार से निकलता है वह उसमें से अपने उस हॉबी का पोषण करता है। तो आप में यदि कोई ऐसी इस प्रकार की विशेष प्रतिभा है तो वह हम दबाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको उसे अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसे पोषण करना है, उसकी तैयारी करनी है। उस अनुसार ही कोई हमारे यहाँ उपयोगी आता है तो उसका उपयोग भी हम लेंगे,
और उसके अनुसार आपको प्रशंसा भी मिल सकती है, लेकिन उसकी कुछ विशेष सुविधाएं आपको की जा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। आ गए हैं, अब आ ही गए हैं तो कहीं ऐसा न हो जाए जैसे कुछ लोग वो ईंटों की चुनाई कर रहे थे, बिल्डिंग का काम हो रहा था, तो एक से पूछा क्या कर रहे हैं, तो उसने ईंटों की चुनाई कर रहा हूँ, रोजी रोटी कमा रहा हूँ, अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ। दूसरे से पूछा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं एक बहुत बढ़िया सुंदर महल बना रहा हूँ। तो क्या क्या अंतर हुआ दोनों में? रोजी रोटी के लिए कर रहा है, वो मजबूरी में कर रहा है, और यही करते हुए एक ये कह रहा है कि मैं एक सुंदर महल बना रहा हूँ। क्या जो ये समझकर वहाँ मेहनत कर रहा है कि एक सुंदर महल बना रहा हूँ, उसे मेहनताना कुछ कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। और मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, रोजी के लिए कर रहा हूँ, तो उसे मेहनताना मिल जाएगा। और महल बना रहा है ऐसा समझ रहा है, उसे मेहनताना नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। मेहनताना उसे भी मिलने वाला है, लेकिन सोच का फर्क है। ऐसा ही आप यहाँ आकर के, चूँकि अब सुबह से शाम तक क्या करना है, कि सुबह से शाम तक रूटीन में आना ही है। जब विद्यालय में प्रवेश लिया है और इस विद्यालय में रहना है, तो सुबह उठना ही पड़ेगा, जिनवानी चैनल और गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए आना ही पड़ेगा, पूजन करना ही पड़ेगी, प्रवचन सुनना ही पड़ेगा, कक्षा पढ़ना ही पड़ेगी, कॉलेज भी जाना ही पड़ेगा। यदि सब पड़ेगा 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 तो अकेला मेहनताना मजदूरी मिल जाएगी, 5 साल आप पढ़ करके निकल जाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ मुझे सचमुच में अपने हित के लिए तत्वज्ञान प्राप्त करना है। अभी किसी की बात सुन रहा था मैं, तो एक विद्वान बनना और ज्ञानी बनना, तो जो विद्वान बनना है तो ये सब अध्ययन करके विद्वान बनाने की अपेक्षा अज्ञानी से ज्ञानी बनाना ज़्यादा अच्छा है। अज्ञानी से ज्ञानी बनाना, बहुत अधिक पढ़ लिया, विद्वत्ता तो आ गई, लेकिन यदि हमारा तत्वज्ञान संबंधी अज्ञान बना रहा तो फिर वो विद्वत्ता किसी काम आने वाली नहीं है। इसलिए हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा विद्वान बनाना ये नहीं है। विद्वान तो फिर आप अपनी योग्यता से बनेंगे, लेकिन मूल तत्वज्ञान क्या है, असली तत्वज्ञान क्या है, वह हम सिखाना चाहते हैं। और आपकी भावना भी ये होनी चाहिए, इस तत्वज्ञान को मैं अपने हित के लिए समझूं, और चूँकि सबका हित भी वास्तव में इसी तत्वज्ञान से ही होने वाला है, इसलिए इसी तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार में मैं अपना योगदान दे सकूं। यदि ऐसी भावना रखते हैं, जो सुबह से शाम तक मजबूरी में माता पिता ने भेज दिया है, यहाँ के अनुशासन का पालन करना ही है, इसलिए जो सुबह से शाम तक उपस्थित रहेंगे उन्हें भी वही सुविधाएं मिलेंगी, और मुझे एक विद्वान बनना है, मुझे तत्वज्ञान का अभ्यास करना है, ऐसा जो मान करके पढ़ेंगे उन्हें भी वही सुविधा मिलेंगी। सुविधा तो दोनों को एक सी मिलने वाली है, लेकिन आनंद विशेष तौर पर किसको आने वाला है, ये सोचने की बात है। एक बार एक राजा ने जितने उसके राज्य में विशेष ज्ञानी थे, उन सब ज्ञानियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि जितनी ज्ञान की बातें हैं वो सब इकट्ठी करो। तो सब जुट गए, और जुट करके बहुत सारे शास्त्र उन्होंने लिख करके राजा के सामने रखे। राजा ने कहा ये तो बहुत हो गए, इतने तो कौन पढ़ेगा। उन्होंने कहा ये सब पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए संक्षेप करो। उनने सब मिल मिला करके
एक शास्त्र बना दिया, राजा के सामने रखा। राजा ने फिर कहा कि इतना भी आपने कर दिया है, लेकिन एक शास्त्र भी पढ़ने का लोगों को कहाँ समय है। फिर मिला करके एक पेज लिख करके लाए। उन्हें इतना भी समय कहाँ है लोगों के पास में, और संक्षेप करो। कहते उन सब ने मिलकर के संक्षेप में एक वाक्य लिखा, इस दुनिया में बिना मेहनत के किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसका मतलब यदि कुछ हासिल करना है तो मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के इस दुनिया में किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये कहते सारे ज्ञानियों का निष्कर्ष था। क्या अर्थ है इसका? यदि हमें भी कुछ हासिल करना है तो निश्चित रूप से हमें भी मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ एक दार्शनिक ने लिखा है, अपनी सामर्थ्य का पूरा उपयोग और पूरा विकास नहीं करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। अपनी सामर्थ्य का पूरा उपयोग और पूरा विकास नहीं करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। और विवेकानंद जी ने ये कहा, इस देश के नवयुवक अपनी 1/4 सामर्थ्य का भी उपयोग नहीं करते हैं। यदि ये अपनी पूरे सामर्थ्य का उपयोग करे तो अपना देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कहाँ नहीं जा सकता है। इसका अर्थ हम में सामर्थ्य नहीं है ऐसा नहीं है। सभी एक स्तर के हैं, बौद्धिक क्षमता सबकी करीब करीब एक सी है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मोटे तौर पर कहा जाए तो हमने तो 2nd डिवीज़न किसी को प्रवेश नहीं दिया है, 3rd डिवीज़न तो प्रश्न ही नहीं है। सभी 1st डिवीज़न वाले ही है। 1st डिवीज़न वाले में जो थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा वो अलग बात है, लेकिन है तो सभी 1st डिवीज़न के ही। एक बौद्धिक पात्रता के, बहुत अधिक बौद्धिक पात्रता में कोई अंतर नहीं है। बाकी जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो सब हम सब के लिए एक सी है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। और विद्यालयों में हम जाते हैं तो सारे विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए आते हैं, कोई व्यापारी का लड़का है, कोई किसान का लड़का है, कोई मजदूर का लड़का है, कोई और कोई, वे सब अलग अलग परिस्थितियों के हैं। उनके घर में जाने पर उनको वातावरण अलग अलग है। हो सकता है व्यापारी के बेटे को व्यापारी कहता होगा, भैया आज व्यापार में सीज़न का समय है, तुम्हें दुकान पर बैठना पड़ेगा। किसान हो सकता है अभी बोनी का समय है, खेत में चलो काम करना है अभी। मज़दूर कहता होगा कि भैया आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मज़दूरी पे नहीं जाऊंगा तो चूल्हा नहीं जल पाएगा, इसलिए आज मेरी जगह तुम मज़दूरी करने चले जाओ। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए हम सभी को सब प्रकार की सुविधा परिस्थितियाँ सभी एक सी है। किसी को कुछ काम करना पड़ता हो ऐसा नहीं है। इसलिए अवसर सबको समान है, बौद्धिक क्षमता सबकी एक सी है। फिर हम में इतना अंतर आ जाए, हर कक्षा में हमको दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से ख्याल में आता है। गिने चुने उंगलियों में गिनने जैसे बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, मेहनत करते हैं। और अभी तो हम घर में बैठ कर के बात कर रहे हैं, कोई बाहर के नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं जितनी विद्यालय को प्रशंसा मिलती है, हम लोगों को प्रशंसा मिलती है, वो गिने चुने मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के कारण से मिलती है। और उनकी प्रशंसा में जो नहीं करने वाले हैं उनकी सारी कमियां छुप जाती हैं। दादा दावे के साथ अनेकों बार ये कहते हैं, पूरे देश के किसी बड़े से बड़े विद्वान को ला कर के खड़ा करो और मेरे अंतिम विद्यार्थी को ला कर के खड़ा करो,
वो उनसे निश्चित रूप से 21 रहेगा, 19 नहीं होगा। और जैसा ही ये कहते हैं और वो अंतिम विद्यार्थी कहते हैं, मेरे हर कक्षा के अंतिम विद्यार्थी पर मेरी निगाह जाती है तो मुझे डर लगने लगता है, सचमुच कहीं बुला लिया तो क्या होगा, क्यों मालूम है। और वे हर कक्षा के जो कमज़ोर विद्यार्थी है, वे कमज़ोर इस कारण से नहीं रहे कि उन्हें पढ़ाने में कोई कमी रखी गई हो, उन्हें कुछ काम में लगा दिया गया हो कि उन्हें पढ़ने के लिए अवसर नहीं, समय नहीं मिला हो। ये कोई परिस्थिति में कोई अंतर तो है नहीं बिल्कुल भी। फिर कमी कहाँ रह गई? हर कक्षा में आप बिल्कुल समझ सकते हो अपने। अरे हमें मालूम है ना, हर एक को ये तो मालूम है ना मैं कितने पानी में हूँ, ये तो हर एक को मालूम है ना अपने आप को। तो वो उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों, मैं वहाँ क्यों नहीं हो सकता हूँ। जिनकी प्रशंसा होती है, जिनके नाम लिए जाते हैं, उस लिस्ट में मैं क्यों नहीं आ पाता हूँ। इसलिए ये मेहनत से जी चुराना और अपनी सामर्थ्य सब में है, उस सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने की कोशिश हम सबको बराबर करनी चाहिए। अंग्रेजी के 1-2 वाक्य मैंने लिखे। नो वन कैन गो बैक एंड चेंज अ बैड बिगिनिंग, बट एनी वन कैन स्टार्ट एनीथिंग एनी टाइम एंड क्रिएट अ सक्सेसफुल एंडिंग। नो वन कैन गो बैक एंड चेंज अ बैड बिगिनिंग। मैं इधर इशारा करके इसलिए कह रहा हूँ, अब ये चाहेंगे कि साहब हमारी शुरुआत ठीक नहीं रही, उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ में यदि संस्कृत अच्छी तरह से पढ़ी होती तो हमारी संस्कृत सचमुच अच्छी रहती और हम वह नहीं कर पाए। अब वे लौट करके उपाध्याय कनिष्ठ में बैठ करके अपनी संस्कृत नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन वन कैन कहीं से भी, एनी वन कैन स्टार्ट एनीथिंग एनी टाइम। तो अभी तो आप उस स्थिति में खड़े हो कि जहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हो, तो आपकी अभी शुरुआत है और यहाँ से आप शुरुआत करते हो तो निश्चित रूप से क्रिएट अ सक्सेसफुल एंडिंग। तो आपकी एंडिंग निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगी और आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि साहब हम भी अच्छी तरह से शुरुआत करते तो ठीक होता। इसलिए उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ वालों को हमने भी पाठ्यक्रम बहुत कम रखा है। वितरा विज्ञान पाठमाला भाग 1, 2, 3 और सत्य की खोज 6 डाला, बस इतना सा। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है, यहाँ नागपुर विद्यालय के विद्यार्थी बैठे हैं, सोनगढ़ विद्यालय के विद्यार्थी है और अन्य अन्य विद्यालयों के, सिद्धायतन से भी है, अलग अलग विद्यालयों के हैं ना। उन विद्यालयों में विद्यालय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे 10वीं तक पढ़ कर के आए वहाँ पर, और वो 10वीं तक पढ़ कर के आए। उनके पाठ्यक्रम में तत्वार्थ सूत्र है, मोक्षमार्ग प्रकाशक है, समय सार भी शायद कहीं समय सार भी है। ये उन विद्यार्थियों को, माने विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। अब तो हम कॉलेज स्तर पर आ गए। नहीं, अभी 11वीं 12वीं वाले तो कॉलेज नहीं, अभी तो हाई स्कूल वाले हैं। महाराष्ट्र वालों से पूछो 11वीं 12वीं वाले कहाँ हैं। महाराष्ट्र में 11वीं 12वीं को जूनियर कॉलेज कहा जाता है। तो ये भी कॉलेज में आ गए, जूनियर कॉलेज के स्तर पर आ गए हैं। तो आपके लिए वितरा विज्ञान पाठमाला ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो एक एक पाठ एक एक दिन में पूरे करने जैसे हैं। और 8 पाठ है एक एक भाग में, तो 8 × 24, 1 महीने में तीनों भाग पूरे हो सकते हैं। बहुत से और 1.5 महीने 2 महीने 6 डाला। सत्य की खोज तो उपन्यास है, आपको स्वयं पढ़ना है, तो कितना सा पाठ्यक्रम है। ये पाठ्यक्रम आपका इसी कारण से कम रखा है ताकि आप संस्कृत की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सको।
इसलिए ये 2 वर्ष उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ और ये आपके सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम उसकी दृष्टि से भी आपके लिए उपयोगी होता है। यदि इन 2 वर्षों में आपने संस्कृत अच्छी तरह से तैयार नहीं की, शास्त्री वर्ग में एक तो विषय भी नहीं है और फिर वहाँ समय भी नहीं है, तो फिर पढ़ाया भी नहीं जाएगा। फिर वो कौमुदी और सिद्धियाँ और वो जो और विषय आगे के आएंगे साहित्य के वो आते जाएंगे, फिर ये विषय छूट जाएगा आपका। इसलिए गंभीरता से संस्कृत की तैयारी पर आपको जोर देना है। इस संस्कृत की तैयारी पर आपको आगे के जो शास्त्र है अपने जैन शास्त्र वो तो समझने में आपको सुविधा होने वाली है, उसके साथ साथ में लौकिक क्षेत्र में भी आप आगे जाएंगे, उसमें भी आपको ये ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए लौकिक दृष्टि से भी आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें अधिक काम आएगा। इसलिए उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ वाले आलस न करते हुए अधिक से अधिक समय देते हुए संस्कृत पर ज़्यादा जोर देवे। लेकिन ऐसा कह रहा हूँ इसका अर्थ फिर बिल्कुल ही विद्या विज्ञान पाठमाला इनकी तरफ ध्यान न दे, ऐसा न होवे, क्योंकि वे हमारी नींव है। विद्या विज्ञान पाठमालाएँ, इन विषयों को आप नहीं समझेंगे तो शास्त्री वाले विषयों में आकर के जो पढ़ेंगे वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। विषय कम है इसलिए उस पर अधिक आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इधर आपको मेहनत करने का अवसर ज़्यादा है तो इसमें आप विशेष मेहनत करें। जिनकी विशेष बुद्धि है वो और अधिक विशेष करने का प्रयास करें। कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 साल 3 साल पढ़ रहे हैं, अभी तो लगता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सेकेंड ईयर तक भी आ गए, फाइनल में आ गए, अभी कुछ नहीं हो, कुछ नहीं ऐसा लगता है। और फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फाइनल में आकर के हाँ अब समझ में आने लग गया, अब बहुत अच्छा कर सकता हूँ, करने लग जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी वहाँ आकर के भी चमक जाते हैं। उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, ये चीन में एक बांस का पेड़ ऐसा होता है, उसका बीज डाल करके उसे कितने महीने तक लिखा, 4 साल तक, महीने नहीं 4 साल तक खाद पानी देते रहते हैं तो भी अंकुर भी नहीं फूटता है। और 5वें साल में 6 हफ्ते में ही 90 फीट का हो जाता है। अब 4 साल तक खाद पानी देते रहे, कुछ नहीं हुआ, और 5वें साल में 6 हफ्ते में 90 फीट का हो गया। तो क्या सचमुच में 5वें हफ्ते में 6 हफ्ते में ही 5वें साल में एक साथ 90 फीट का हुआ होगा? क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो तब हुआ है जब 4 साल तक खाद पानी उसको बराबर मिलती रही है। वो खाद पानी मिलने पर भी बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका अंदर अंदर विकास हो रहा है। और फिर जब बाहर दिखने लगा विकास तब दिखा। ऐसा भी हो सकता है कोई अंदर से अपनी तैयारी कर रहा है लेकिन बाहर व्यक्त नहीं कर पा रहा हो। इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कोई इसमें रहे करे नहीं। अब मैं पूछूं कि मार्क्स क्यों कम आए, अभी बाहर नहीं दिख रहा है, अंदर अंदर हो रहा है, अंदर अंदर चल रहा है। कदाचित किसी को ऐसा हो सकता है बाहर व्यक्तता न होवे, लेकिन हर एक को खाद पानी तो यहाँ से बराबर मिलती रहेगी और कदाचित आगे जाकर के वो निश्चित रूप से काम आपके आ सकती है। और अधिक कितना भी कहा जाए इस संदर्भ में वो बहुत कम है, लेकिन मेहनत करना आपके हाथ में है। एक ने और लिखा, इफ एन एग broken by outsider force it ends a life। यदि अंडे को बाहर से जोर दे करके बाहर के फोर्स से यदि तोड़ा जाएगा तो एक जिंदगी समाप्त होती है। और वही अंडा अंदर से जोर से फूटता है
तो वहाँ से एक ज़िंदगी प्रारंभ होती है, एक ज़िंदगी की शुरुआत होती है। क्या मतलब? हम आपको कितना भी बाहर से फोर्स देते रहे, आपको डांटते रहे, बार बार अनुशासनात्मक कार्रवाई करते रहे, ऐसा करते रहने से उतना लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन आपका इनर फोर्स, जैसे हम कह सकते हैं आत्मानुशासन, बाहर के अनुशासन से ज़्यादा आपका आत्मानुशासन, आप अपने स्वयं पर कितना अनुशासन करते हैं, आप स्वयं नियमित और व्यवस्थित कितना रहते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी शुरुआत होगी, आपका स्वर्णिम जीवन प्रारंभ होगा। अन्यथा ऐसा लगेगा कि 5 साल ऐसे ही निकल गए और ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया। इसलिए आपके स्वयं का अंतरंग का उत्साह, आत्मानुशासन ज़्यादा रहे। जितने आपका अनुशासन देखने वाले हैं वे सब आपको पढ़ाने वाले भी हैं। यदि आप स्वयं ही सहज अपने अनुशासन में रहते हैं तो उन्हें आपको पढ़ाने में भी आनंद आएगा, उन्हें आपके अनुशासन में ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा और अनुशासन के कारण से दिमाग भी खराब नहीं होगा, आपके साथ व्यवहार भी अच्छा रहेगा, वातावरण भी अच्छा रहेगा, तो सहज ही अधिकतम आपको वे दे सकेंगे। इसलिए आप स्वयं नियमित व्यवस्थित, वे तो सिर्फ जहाँ कहीं दिक्कत हुई, ट्रेन में गार्ड चलते ना साथ में, क्या करते हैं गार्ड? चल रही ट्रेन चल रही है, बस ध्यान रखते हैं। हाँ, कदाचित कभी कहीं दिक्कत हुई वहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे सहज व्यवस्थित अपने आप चलते रहना चाहिए, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए किसी भी प्रकार से। हम इतना सहज व्यवस्थित होवे तो वे आपको अधिकतम, अब वे उनमें मैं भी शामिल हूँ, तो आप यदि उत्साह से आगे बढ़ते हैं तो हमें अधिकतम देने का आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, आनंद आता है, उत्साह आता है। और आप अनियमित हो रहे हैं, बताया विषय तैयार नहीं कर रहे हैं, तो आपको उतना देने का उत्साह भी नहीं होता है। तो कितना लेना, हम देंगे क्या, आप लेंगे कितना, ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। इसलिए एक अच्छा वातावरण अपना प्रारंभ हुआ है, इस वातावरण को हम नियमित रखें, इस वातावरण का अधिकतम लाभ आपको होने वाला है। कभी कभी तो मैं इस बात को भी ये कहता हूँ, लोक में कहावत भी है, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। और बहुत बड़ा बगीचा हो, अकेला एक फूल खिल गया हो, वो एक खिला हुआ फूल वो सारे बगीचे को सुवासित नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्या ऐसी ही विचित्रता है। बुरा व्यक्ति सारा वातावरण बिगाड़ देता है, एक बुरे व्यक्ति के कारण से सारा वातावरण बिगड़ता है, और एक अच्छा व्यक्ति उस वातावरण को ठीक नहीं कर पाता है। एक अच्छे व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए जिसकी कोई कमी है, मैं इस वर्ष अंत में जब जा रहे थे, छुट्टियों पर जा रहे थे, उस समय हर कक्षा में एक बात कही, हर कक्षा वालों से कही। फाइनल वालों की तो मीटिंग ली नहीं थी, उनको तो वैसे ही जाना था, लेकिन उन सबसे कहा था, अभी भी आपका कनिष्ठ से वरिष्ठ में आए, वरिष्ठ से फर्स्ट ईयर में आने वाले थे, कनिष्ठ वाले ने 1 वर्ष हो गया वरिष्ठ में आ रहे हो, फर्स्ट ईयर में आ रहे हो 2 वर्ष हो गए, आपने यहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, क्या वातावरण है, क्या हासिल हो रहा है, आपने अच्छी तरह से देख लिया है। सचमुच आपको तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो, इस धारा में बने रहना हो, तो अगले वर्ष आना, वरना मत आना। आप अपने आप विड्रॉ कर लो, अपने आप को, आप पीछे हट जाओ और हमें सूचना दे दो, ताकि हम और जिनकी भावनाएं उनको प्रवेश दे सकें।
लेकिन एक भी विद्यार्थी, एक आध दो जो जाने योग्य थे, जैसे समझ लो चले गए, अपने आप चले गए, कैसे भी चले गए, लेकिन उसके अलावा कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं आया कि नहीं साहब अब हमको नहीं पढ़ना है। इसका अर्थ आप पुनः लौट करके आए हैं, इस भावना से ही आए हैं कि हम इस अध्ययन को आवश्यक समझते हैं, हमारे हित में समझते हैं, हम अपनी रुचि से पढ़ने के लिए आए हैं। अब तो किसी की और दूसरे की जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। जब हम अपनी रुचि से आए हैं तो हम इस कार्य में स्वयं लगे और दूसरों को सहयोग करें। असहयोग नहीं करना भी बहुत बड़ा सहयोग है दूसरों को। कभी कभी हम किसी नगर में जाते हैं और वहाँ दोनों तरह के लोग रहते हैं, विरोधी हम जिनको कहते हैं, तो हम कहते हैं साहब यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, और उनका बराबर सहयोग रहता है। वो कहते हैं हमको हमारी गतिविधियों में विघ्न नहीं डालते हैं, यही सबसे बड़ा सहयोग है। हमारे काम में विघ्न नहीं डालते हैं, यही सबसे बड़ा सहयोग है। जो भी विद्यार्थी निगाह में भी हमारे जो सहयोगी है उन सबकी भी निगाह में है। पिछले वर्ष शास्त्री अब फाइनल में निकल गए वे लोग, अब सेकेंड ईयर वाले भी थे, उनको भी पता है इन पिछली कक्षाओं में कौन थे ऐसे जो उस कक्षा का, विद्यालय का, अनुशासन का माहौल बिगाड़ रहे थे। उनको स्वयं को मालूम है, तो उन्हें चाहिए कि स्वयं अनुशासन में और नियमित रह करके स्वयं लाभ ले, और उनके कारण से जो दूसरों को दिक्कत हो रही थी, यदि उन्हें नहीं आना है, उन्हें आलस में रहना है, उन्हें पीछे रहना है, कदाचित वे रहे, लेकिन दूसरे को नहीं खींचे। दूसरे को पढ़ने दे, दूसरे का वातावरण बना रहे, इतना बड़ा सहयोग वे करें। हम तो चाहते वे भी मुख्य धारा में आए, सबके साथ में आए, हम तो उनको लाने की कोशिश करेंगे, ये तो उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। और अच्छे हैं वे, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वे भी बराबर उन सबको लेकर के साथ में चले। तो अभी शुरुआत है, निकल जाने के बाद सांप निकल गया फिर लकीर पीटने से क्या लाभ, ऐसा न हो, इसलिए विस्तार से आज मैंने चर्चा आपके बीच में की है। 1 2 4 पंक्तियाँ बोल करके अभी की चर्चा मैं पूरी करता हूँ। बुलंद है आपके इरादे, बुलंद है आपकी आकांक्षा, समझकर खुद को अकेला बदल न देना अपनी दिशा। जो जिसने भी प्रवेश लिया है उन सबके लिए हर पल हर खुशी जीवन में आपके आएगी। खुद को न भूले आप, जिंदगी आपकी बदल जाएगी, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। इसलिए इस लाइन में बराबर सही दिशा में आप आए हुए हैं, सही दिशा में आप बराबर चलते रहे। इसमें भी पहले भी ये पंक्तियाँ मैंने बोली है। खुद पे है भरोसा तो सारा जहां आपके साथ में है, अपनों पे है भरोसा तो हर शख्स आपके साथ में है। जिंदगी से न हारना कभी, और कोई हो न हो, हम आपके साथ में है, हम आपके साथ में हैं। जितने आपके वार्डन गुरुजन बैठे हुए हैं वे सब आपके साथ में हैं। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप उनसे कह करके अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं और अध्ययन में आप बराबर आगे लग सकते हैं। हो पूरी मन की ख्वाहिश आपकी, मिले ज्ञान का जहां आपको। आप चाहे ज्ञान सागर का एक मोती, तो खुद मिले ज्ञान सागर आपको, खुद मिले ज्ञान सागर आपको। और सभी हम सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। इस तत्व ज्ञान को पूरे मन से, पूरे ताकत से हासिल करने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा मैं पूरी करता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी